हेलो एवरीवन। आई होप आपकी एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आज हम रिवाइज करेंगे सीए फाइनल एफआर में इंड एएस 10 दैट इज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। हम अपनी रिवीजन में आईसीएस स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चंस कौन से हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं, बट हम क्यों नहीं कर रहे क्वेश्चंस ये वाले, बिकॉज दीज आर एज अ होमवर्क टू यू। पूरा चैप्टर करने के बाद हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस टॉपिक की कि हम दो क्वेश्चंस आराम से कर सकें। बट अगर स्टिल इन क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आती है, मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लिस्ट है। ये आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडीज की वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिंक में आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एच लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन नंबर 7 है, हाईलाइट मैंने कर रखा है। कंपनी हैज मेड सेल्स ऑफ 60 लाख टू अ कस्टमर एसएस एलएलपी। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करने हैं। चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ प्रोडक्टिव सेशन। लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ इंडियस 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। काफ़ी छोटा इंडियस है और थ्योरेटिकल इंडियस है। तो क्या कहता है ये इंडियस? जो भी कंपनी की रिपोर्टिंग पीरियड है, लेट्स से 31 मार्च का रिपोर्टिंग पीरियड है। अब ये अगर कंपनी चाहे तो 12 मंथ्स का रिपोर्टिंग पीरियड हो सकता है। अगर क्वार्टर रिपोर्टिंग कर रही है तो मार्च होगा, देन जून, फिर सितंबर एंड देन दिसंबर का रिपोर्टिंग पीरियड होगा, यानी 3 मंथ्स का रिपोर्टिंग पीरियड होगा। 6 मंथ्स की भी रिपोर्टिंग कर सकती है कंपनी, 9 मंथ्स की भी कर सकती है। मतलब जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रिपोर्टिंग पीरियड होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग पीरियड इंडिया 10 डिफाइन नहीं करता कि कितने पीरियड का होना चाहिए, कितने मंथ्स का होना चाहिए। तो जिस भी पीरियड के लिए कंपनी स्टेटमेंट्स बना रही है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, वो रिपोर्टिंग पीरियड कंसिडर होगा। चाहे वो 12 मंथ्स हो, 3 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो, जितने मर्जी पीरियड का हो। चाहे वो कैलेंडर ईयर भी हो सकते हैं, जनवरी टू दिसंबर। अब इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, यानी जो भी अपना रिपोर्टिंग पीरियड है इसके बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको ये डील करता है। बट कब तक? इवेंट्स क्या हमेशा डील करता रहेगा? नहीं। जिस दिन अपनी एफएस अप्रूव हो जाती है, जब तक हमारी एफएस अप्रूव होती है तब तक के इवेंट्स को ये डील करेगा। और जिस दिन ये एफएस हमारी अप्रूव हो जाएगी उसके बाद ये इंडिया स्टैंड लगना बंद हो जाएगा। अप्रूव का मतलब क्या? अप्रूव कौन करेगा? अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, और कोई और एंटिटी है तो जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, रेलिवेंट अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, उसके अप्रूव करने के बाद। ओके, अब ये थ्योरेटिकल इंडेस है, तो थोड़ी सी थ्योरी इसकी हम पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में लिखनी जरूरी है। जो बेसिक थ्योरी है और एक पेज की थ्योरी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और इतना सही इंडिया है। इसके बाद बस छोटे से क्वेश्चन है। लेट्स सी क्या कहता है, और इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। ओके, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड as are those events favorable and unfavorable that occur between the end of reporting period and the date when FS are approved. क्या कहता है? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स, चाहे वो फेवरेबल हो, चाहे कंपनी के लिए फेवर में हो, मतलब अगर वो प्रॉफिटेबल है, या अनफेवरेबल यानी कि लॉस मेकिंग है, दैट अकर बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, जब रिपोर्टिंग पीरियड हमारा एंड हो जाएगा, एंड टिल द डेट व्हेन एफएस आर अप्रूव्ड, यानी जो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड 31 मार्च और जब तक एफएस हमारे अप्रूव होते हैं वो हमारा है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। Date of approval for issue of FS is the date on which FS are approved by the board of directors in case of a company and by the corresponding approving authority in case of any other entity. तो कंपनी के केस में BOD और किसी और एंटिटी के केस में corresponding approving authority। अब जो इवेंट्स है वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एडजस्टिंग इवेंट्स एंड सेकंड इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे अमाउंट्स इन एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद ही ये हुए हैं, तो इसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। डू नॉट एडजस्ट द अमाउंट इन एफएस। ठीक है, तो एडजस्टिंग इवेंट जिनकी कंडीशन जो रिपोर्टिंग पीरियड है, ऑन या बिफोर रिपोर्टिंग पीरियड में ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी, बट उसका जो भी रिजल्ट है वो बाद में आया। लेट्स से यहाँ पे कोई कोर्ट केस चल रहा था,
रिपोर्टिंग पीरियड के 31 मार्च से पहले कोई कोर्ट केस चल रहा था, बट उसका रिजल्ट बाद में आया और एफएस अप्रूव होने से पहले आ गया, तो इसका जो भी रिजल्ट है उसको हम 31 मार्च की जो भी रिपोर्ट है उसमें हम इसको कंसिडर करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग और एडजस्ट नहीं करेंगे, बट नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स अगर मटेरियल है तो उसका डिस्क्लोजर हमें देना पड़ेगा, बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स दैट मेक बेस्ड ऑन द एफएस। तो डिस्क्लोजर में क्या देना होगा, एक तो बताना होगा नेचर क्या है अपने इवेंट का, एंड एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है। और अगर हम एस्टिमेट नहीं निकाल सकते किसी रीजन से, तो स्टेटमेंट दैट सच एन एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड, रीजन बताओ कि क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, तो इतना सा ये इंडिया है और कुछ नहीं है। क्या कहते, फटाफट रिवाइज करते हैं, क्या कहते हैं, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल हो सकते हैं इवेंट्स दैट अकर बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन एफएस आर अप्रूव्ड। एफएस अप्रूव्ड के क्या कंडीशंस है, अगर कंपनी है तो बीओडी ने अप्रूव करा है, और कोई और एंटिटी है तो कॉरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी ने। दो तरीके के इवेंट्स होते हैं, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, एविडेंस ऑफ अ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द रिपोर्टिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, और इसको रिपोर्ट करना होता है बस, सॉरी डिस्क्लोज करना है अगर मटीरियल है तो। ठीक है, तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इसके क्वेश्चंस डील करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं, और ये जो अभी हमने थ्योरी देखी है इसको हमें ध्यान में रखना है, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो इतनी बेसिक थ्योरी हमें लिख के आनी है एग्जाम में। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं, क्या कहता है ये, व्हाट इज द डेट ऑफ अप्रूवल फॉर इशू ऑफ एफएस प्रिपेयर्ड फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च तक का रिपोर्टिंग पीरियड है, डेट ऑफ अप्रूवल मांग रहे हैं एफएस की कब होगी, इन सिचुएशन वेयर द फॉलोइंग डेट्स आर अवेलेबल। कंप्लीशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एफएस 28 मई को हमारी कंप्लीट हो गई, बोर्ड ने रिव्यू करा और अप्रूव कर दिया 19 जून 2002 को। बट इससे आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या चाहिए होता है, कंपनी है, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया तो अप्रूवल ही हमारा माना जाएगा, डेट ऑफ अप्रूवल क्या है 19 जून। ठीक है, बाकी क्या बताया हमें, अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स को हमें 1 जुलाई को दी, एजीएम में हमने 15 सितंबर को दी, रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमने 16 अक्टूबर को दी, यानी रजिस्ट्रार को फाइल करी होगी। विल योर आंसर डिफर इफ द एंटिटी इज अ पार्टनरशिप फर्म। तो हमने पढ़ा अपना बेसिक थ्योरी, यहाँ पे क्या कहता है कि डेट ऑफ अप्रूवल क्या है, जब कंपनी ने बोर्ड कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव करा है, और कोई अदर एंटिटी में कॉरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी। ओके, तो इस केस में 19 जून हमारा आ जाएगा आंसर। थ्योरी हम पूरी पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बेसिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली इन द इंस्टेंट केस डेट ऑफ अप्रूवल इज 19th of June 2002, अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर पार्टनरशिप फर्म होती तो जो भी हमारी अप्रूविंग अथॉरिटी होती, लेट से पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, तो उन्होंने जब अप्रूव करिए तब मान लेंगे। इलिस्ट्रेशन 2 क्या कहते हैं, एबीसी लिमिटेड इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रही है, क्वार्टर एंड हो रहा है अपना 30 जून का। इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्ट अप्रूव भी कर दी बीओडी ने 15 जुलाई को, तो अप्रूविंग डेट आ गई, रिपोर्टिंग डेट आ गई। वेदर इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द एंड ऑफ इंटरीम एंड द डेट ऑफ अप्रूवल, दैट इज इवेंट्स बिटवीन 1 जुलाई से 15 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के, दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ इंटरीम रिपोर्टिंग शैल बी एडजस्टेड इन द इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्ट एंडिंग 30 जून 2001। क्या बेकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑफकोर्स इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरी हमें पता है पूरी, पूरा सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, कब अप्रूवल माना जाता है, उसके बाद हम कहेंगे करेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमने वही बताया कि कब माना जाएगा कि अप्रूवल हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। रिपोर्टिंग पीरियड क्या है वो हमें नहीं पता, इंडिया स्टैंड नहीं डिफाइन करता है, कि लिखने की जरूरत भी नहीं है बेसिक से। क्या कहता है ये, आंसर सीधा पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया स्टैंड ईच इंटरीम रिपोर्ट शुड बी एडजस्टेड फॉर एडजस्टिंग इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द एंड ऑफ इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड द डेट ऑफ अप्रूवल। Therefore, in the instant case, events occurring between this to this that provide evidence of condition existing at the end of interim should be adjusted in the interim financial report ending 30 जून 2001। ठीक है, खत्म। मतलब जो एक पेज की थ्योरी पढ़ ली है बस उतना ही है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या कहता है ये, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव द एफएस फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड 2001-2 फॉर इशू ऑन 15th of June 2002। The management of ABC discovered a major fraud and decided to reopen the books of account. The FS was subsequently approved. फिर से रीओपन होके फिर अप्रूव हुए
by board of directors on 30th of June. What is the date of approval for issue as per Ind AS 10 in the given case? इसमें जब subsequent approve हुए हैं तब मानी जाएगी, क्योंकि final approval हमें 30th जून को मिली है. तो date of approval is the date on which FS is approved by BOD in case of company and by corresponding authority. किसी काम का नहीं, हमें पता ही है. The FS were reopened for further adjustment subsequent to initial approval. The date of approval should be taken as on date on which FS are finally approved by board of directors. Therefore in the given case 30 जून को हम मान लेंगे. ठीक है, खत्म. नेक्स्ट illustration 4. एक केस चल रहा है between ABC and GST department on claiming some exemption for the year 2001 and 2. The court issued order on 15th of April 2002 and rejected the claim of the company. Accordingly, the company is liable to pay additional tax. The FS of the company for the year 2001-2 have been approved on 15th of May 2002. तो हुआ क्या, यहाँ पे 31 मार्च 2002 के FS है. एक सेकेंड. ठीक है, इस डेट पे क्या है, 31 मार्च है 2002 और 15 मई 2002 को हमारे FS अप्रूव हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 15th ऑफ मई. इस बीच 15 अप्रैल को हमारा GST का आ गया कि हम केस हार गए और हमें लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी एडिशनल टैक्स की. तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा. रीजन बीइंग रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुआ है टिल FS तक, जब तक अप्रूव हुआ है, और इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी क्योंकि केस अपना चल रहा था फॉर द ईयर 2001-2 को केस चल रहा था. तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे. अब क्या कहते हैं, शुड द कंपनी अकाउंट फॉर सच टैक्स इन ईयर 2001-2 या उसको नेक्स्ट ईयर 2-3 में डालें. तो 1-2 में ही अकाउंट करेगी, एडजस्टिंग इवेंट होगा. तो पहले हम डेफिनेशन देंगे एडजस्टिंग की. इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग इज एन एडजस्टिंग इवेंट इफ इट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ कंडीशन. हियर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. कोर्ट ऑर्डर रिसीव्ड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द FS आर अप्रूव्ड. FS अप्रूव होने से पहले मिल गई. प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द लायबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड. Therefore the event will be considered as an adjusting event and accordingly इसको एडजस्ट कर देंगे 2001-2 के FS में. Next, illustration number 5. While preparing its FS for the year ended 31st March 2001, XYZ Limited made a general provision for bad debts of 5% of its debtors. ठीक है, तो सारे डेटर्स के लिए 5% का प्रोविजन बनाते हैं. In the last week of February, a debtor for rupees 2 lakh had suffered heavy losses due to an earthquake. The loss was not covered by an insurance policy. कब हुआ है ये, फरवरी 2001 और हम मार रहे हैं मार्च 2001, यानी रिपोर्टिंग पीरियड से पहले हुआ है. हम मार्च के लिए बना रहे हैं 31 मार्च और ये फेब के मंथ में हो गया अर्थक्वेक. Considering the event of earthquake, XYZ Limited made a provision of 50% of the amount receivable from that debtor apart from the general provision of 5% on remaining debtors. तो जब earthquake हुआ तो यहाँ पे 50% का इन्होंने प्रोविजन बना दिया उस डेटर के लिए. और अप्रैल 2001 में द डेटर बिकेम बैंकरप्ट. अब अप्रैल में यानी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद वो हो गया बैंकरप्ट, यानी उससे कुछ भी नहीं मिलेगा. ठंडन गोपाल. तो कैन XYZ Limited प्रोवाइड फॉर द फुल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर इन द FS फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001. तो क्या वो 31 मार्च 2001 पे जहाँ पे उन्होंने सिर्फ 50% रिकॉर्ड करा था, क्या वो 100% रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट तो ये बाद में हुआ है. तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि FS अप्रूव कब हुआ है. हम मान लेंगे कि FS अप्रूव इस अप्रैल के बाद ही कभी हुए हैं जब हमें पता चला कि वो बैंकरप्ट हुआ है. तो ये अजम्पशन ले लेंगे. ठीक है, तो उसके बाद हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ऑन द डेट ऑफ ऑन और बिफोर रिपोर्टिंग पीरियड. ओके, तो इट इज एडजस्टिंग इवेंट, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, हम कर सकते हैं. सेकंड पार्ट कहता है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अर्थक्वेक हैड टेकन आफ्टर 31 मार्च 2001. अब 31 मार्च 2001 के बाद अर्थक्वेक होता तो हम ये 50% वाला प्रोविजन बनाते नहीं, हम नॉर्मल 5% जो हर सबके लिए बनाते हैं वो इसके लिए भी बनाते, इस डेटर के लिए भी. तो ये अपना हो जाता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट. तो इसका क्या करते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे बट इसके डिस्क्लोजर्स देंगे अगर ये मटेरियल है. और क्या डिस्क्लोजर देंगे, हम नेचर बताएंगे और इफेक्ट बताएंगे अपने फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल, क्या था ये, फाइनेंशियल इफेक्ट. और अगर नहीं बता सकते एक स्टेटमेंट देंगे रीजंस, बस खत्म. एक्सप्लेन करना है बस अच्छे से. क्या कहता है ये, earthquake took place in February, that is before the end of reporting period. Therefore the condition exists at the end of reporting though the debtor is declared insolvent after reporting period. तो कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी भले ही वो इंसॉल्वेंट बाद में पता चला हमें. तो अकॉर्डिंगली फुल प्रोविजन बनेगा अमाउंटिंग टू जितने भी अमाउंट है
for the FS ended 31 March. In this case, assuming the FS are approved by approving authority after this. तो हमने assume करा बस और कुछ नहीं. फिर कहता है in case earthquake had taken place after the end of reporting period, यानी 31 मार्च की बात करा है, तो कंपनी ने कोई स्पेसिफिक प्रोविजन तो बनाया नहीं 50% वाला फॉर द डेटर, क्योंकि earthquake बाद में हुआ है. और क्या कहता है, तो नो कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द रिपोर्टिंग पीरियड द कंपनी हैड मेड ओनली जनरल प्रोविजन. 5% का जनरल प्रोविजन ही बनाया है जो सबके लिए बनाती है. तो क्या करेंगे, इट इज़ अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट. अब नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट का हमें पता है कि अगर मटीरियल है तो उसका नॉन डिस्क्लोजर कोड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन. तो अगर मटीरियल कैटेगरी है तो उसे डिस्क्लोजर करना होगा क्या, नेचर और एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, या तो स्टेटमेंट दे अगर नहीं कर सकता तो. बाकी अब कंपनी देखेगी ये मटीरियल है कि नहीं. इफ द अमाउंट ऑफ बैड डेट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल तो ये डिस्क्लोज करे. दैट्स इट, सिंपल एंड ईजी. Illustration number 6. What does it say? The company has inventory of 100 finished cars on 31 March which are having a cost of 4 lakh each. 30 अप्रैल यानी एक महीने बाद रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, as per the new government rules, higher road tax and penalties are to be paid by buyers for such cars which were already expected to come, and hence the selling price of the car has come down and the demand for such cars has dropped. The selling price has come to 3 lakh rupees each. FS of the company were अभी तक अप्रूव नहीं हुए, नॉट येट अप्रूव्ड. शुड द कंपनी वैल्यूड स्टॉक एट 4 लाख या 3 लाख. तो क्या कहता है, ये रिपोर्टिंग पीरियड है. इसके बाद 30 अप्रैल को हुआ गया कि यहाँ पे हमारे प्राइजेस कम हो गए, कार की जो 4 लाख की थी वो हो गई 3 लाख की. तो इसको हम रिपोर्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे नहीं. तो यहाँ पे हमें बताया गया कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड टू कम था, यानी कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी. तो ये हमारा हो जाएगा एडजस्टिंग इवेंट. ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे अपनी हम इसको इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे 3 लाख रुपए में. बाकी इन्वेंट्री में एक गोल्डन रूल याद रखो, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाती है, इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, दो रीजंस की वजह से. या तो अगर प्राइस चेंज होता है, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ क्या है ये. हाँ, इन्वेंट्री की वैल्यू या तो प्राइस की वजह से कम होती है जैसे कि इस क्वेश्चन में हुई है, तो इसको हम एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे. बट यही अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद कोई अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक आ जाता या फायर हो जाती, इस वजह से कम हुई है, तो हम इसको नॉन एडजस्टिंग मानेंगे, क्योंकि इसकी कंडीशन अर्थक्वेक है उसकी तो कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती रिपोर्टिंग पीरियड में. ये तो नेचुरल डिजास्टर से कभी भी कुछ भी हो सकता है, या फायर हो गया या कुछ और हो गया, वाटर की वजह से, वाटर लीकेज की वजह से इन्वेंट्री खराब हो गई, बट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड. तो इन सब डैमेजेस की कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये तो जो हुआ तब हुआ. बाकी सिंपल है. क्या कहते हैं ये, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड प्रोवाइड द एविडेंस अबाउट एनआरवी of the cards ending the reporting period. Therefore, the amount of 3 lakh should be considered for the valuation of stock. Next illustration, illustration number 7. ABC Limited has purchased a new machinery during the year 2012. The asset was finally installed and made ready for use on 15th of March. However, the company involved in installation and training, which was also the supplier, has not yet submitted the final bills for the same. तो 15 मार्च तक हमारी इंस्टॉल हो गई, बट अभी तक फाइनल बिल्स नहीं मिले हमें. The supplier company sent the bills on 10th of April when the FS were not yet approved. Should the company adjust the amount of capitalization in the year 2012 or in the year 2023? तो रिपोर्टिंग पीरियड से पहले तो हमारी इंस्टॉल हो गई, बट बिल्स आए अपने 10th of April को, 10th of April को, बट अभी तक FS अप्रूव नहीं हुए. तो जो इंस्टॉलेशन हुई है इससे पता चलता है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, हमें पता था कि बिल्स आएंगे क्योंकि हमने मशीन खरीदी है, इंस्टॉल कराई है, तो और वो सारा खर्चा हमें कैपिटलाइज करना होता है एसेट पे. तो कब करें, इसी साल करेंगे 2001-2 को, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी. As per the provision of the contract, the cost of installation or training of new machine is an integral part of cost of asset purchase. Therefore, even if the details are available after reporting period, they provide proof about the circumstances that existed at the end of reporting period. Therefore, the cost of installation and training will be considered for capitalization in the year 2001-2. ठीक है, करना वही है जो अपनी थ्योरी है, इसी को एक्सप्लेन करना है कि इवेंट्स क्या होते हैं अपनी एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से एफएस के अप्रूव होने तक. एफएस कब अप्रूव होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करी. फिर एडजस्टिंग इवेंट है ये, क्योंकि इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी. एक कंडीशन क्या थी कि हमने परचेज कर लिया, इंस्टॉल करा लिया, मतलब बिल तो हमें पता ही था आना है, तो उस वजह से हमने क्या करा कि इसको हम एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे. इलस्ट्रेशन 8.
इंटरेस्टिंग इलिस्ट्रेशन है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से। लेट्स सी। Company XYZ was formed to secure the tenders floated by a telecom company for publication of telecom directories. It backed the tender for publishing directories for Pune Circle for 5 years. तो कंपनी XYZ एक पब्लिशिंग कंपनी है, इसने टेलीफोन डायरेक्टरी का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, टेंडर ले लिया, ये पुणे सर्कल का ये 5 साल तक बनाएगी। इट हैज़ मेड प्रॉफिट इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, 2004-5 में भी। It bid in tenders for publication directories for other cities, Nagpur, Nasik, Mumbai, Hyderabad ने भी ट्राई करा, but as per the result declared on 23rd of April, the company failed to bag any of these, नहीं मिले इसे। Its only activity till date is the publication of Pune directory, ये पुणे वाला ही इसके पास काम है और कोई काम नहीं है इसके पास। The contract for publication of directories for Pune will expire on 31 दिसंबर 2005, ये वाला काम भी 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। The FS for the financial year 2004-5 यानी 31 मार्च 2005 तक के एफएस की बात कर रहे हैं, और ये 31 दिसंबर यानी कि यहाँ से 9 महीने बाद जाके दिसंबर में एक्सपायर होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो 2005 के अभी तक हैव बीन अप्रूव्ड ऑन 10th of July 2005, ये 10 जुलाई को अप्रूव हुआ है। वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर एफएस ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, तो हमें 23 अप्रैल को यानी एफएस अप्रूव होने से पहले ही पता चल गया था कि हमें और कोई टेंडर नहीं मिला, और हमारा जो ये टेंडर है ये भी 31 दिसंबर 2005 को खत्म हो जाएगा, यानी इसके बाद कंपनी के पास कोई काम नहीं बचा, यानी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। तो हमें ये एफएस अप्रूव होने से पहले ही पता चल गया, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे और अपनी जो 31 मार्च 2005 की एफएस है गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बना सकते, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं गोइंग कंसर्न का, ये तो सॉल्यूशन हो गया, अभी पढ़ लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारा एक रिपोर्टिंग पीरियड है 31 मार्च का, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चला पूरा 31 मार्च 2020 मान लेते हैं, तो 2019-20 बिल्कुल बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं है। एफएस अप्रूव की डेट है लेट्स से 10 जुलाई ही डेट है। यहाँ पे गई 30 जून को बहुत बड़ी आग लग गई कंपनी में, ठीक है। समझ लो दो तरीके की आग लगी, एक पहला फर्स्ट कंडीशन है छोटी मोटी आग लगी, इन्वेंट्री जल गई, इसको हम एडजस्टिंग नहीं मानेंगे, जो हमने ऊपर डिस्कस भी करा था। बट इतनी भयंकर आग लगी कि सब कुछ जल के राख हो गया और कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई, इस पूरे ऑपरेशन इसके ठप हो गए, ठीक है। नाउ दिस इज अ मेजर इवेंट और ये एफएस अप्रूव होने से पहले ही पता चल गया, तो इसको हम एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे, एडजस्टिंग नहीं सॉरी, इसको हाँ एडजस्टिंग ही मानेंगे, और इसका एडजस्टिंग का इफेक्ट क्या आएगा कि गोइंग कंसर्न बेसिस हमारी पिट गई, तो ये एफएस गोइंग कंसर्न में नहीं बन सकते, तो ये वाले एफएस हमारे गोइंग कंसर्न में नहीं बनेंगे। रीजन मीन जो आग थी वो इतनी भयंकर थी, हमारे ऑपरेशंस ही पूरे खत्म हो गए, इट इफेक्टेड सीवियरली आवर ऑपरेशंस। और इन्वेंट्री वाले केस में क्या था, वो एक छोटा मोटा डैमेज था, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और मतलब उसको हम एडजस्टिंग नहीं मानेंगे। अगर इन्वेंट्री में कोई या तो कोई अर्थक्वेक आया कुछ आ गया, क्योंकि उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, ऐसा नहीं कि उसको मानेंगे नहीं, उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट इसमें कंडीशन हम मानेंगे, गोइंग कंसर्न का एक स्पेशल ट्रीटमेंट है कि इसको हम मानेंगे कि कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और हम इसको हम गोइंग कंसर्न बेसिस नहीं बनाएंगे। लेट्स सी, क्या कहता है सॉल्यूशन। An entity shall not prepare its FS on a going concern basis if management determines after reporting period either that it intends to liquidate the entity or cease to trading, or that it has no realistic alternative but to do so, कि करना ही पड़ेगा। Deterioration in operating results and FS financial position after the reporting period may indicate a need to consider whether the going concern assumption is still appropriate. If the going concern assumption is no longer appropriate, the effect is so pervasive that the standard requires a fundamental change in the basis of accounting rather than an adjustment to the amounts recognized within the original basis of accounting, ठीक है। यहाँ पे कि हमें बिल्कुल फंडामेंटली अपना चेंज करना पड़ेगा, हम गोइंग कंसर्न बना नहीं सकते। In accordance with the above, an entity needs to change the basis of accounting if the effect of deterioration in operating result and financial position is so pervasive that the management determine after reporting period either that it intends to liquidate the entity or cease or realistic, जो भी है। In the instant case, since contract is expiring on 31st of December 2005 and it is confirmed on 23 April 2005, that is after the end of reporting period and before the approval of FS, that no further contract is secured, it implies that the entity's operations are expected to come to an end by 31 December.
Accordingly, if the entity operations are expected to come to an end, the entity needs to make a judgment as to whether it has any realistic possibility to continue or not. In case the entity determines it has no realistic alternative of continuing the business, preparation of FS for 2004-5 and thereafter going concern basis may not be appropriate, नहीं appropriate होगा. ठीक है. This was our illustration number 8. Illustration number 9. It's a good question. In the plant PQR Limited, there was fire on 10th of May 2001, in which the entire plant was damaged and the loss of 40 lakh is estimated. The claim in the insurance company has been filed and a recovery of 27 lakh is expected. The FS for the year ending 31 March were approved by Board of Directors on 12th of June. Show how it should be disclosed. तो 31 मार्च का रिपोर्टिंग पीरियड है. 10 मई को यहाँ पे कहीं पे आग लग गई और 12 जून को अपनी एफएस अप्रूव हो रही है. अब जो फायर लगी इसकी कोई कंडीशन तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि किसी को क्या पता कि वहाँ पे आग लग जाएगी रिपोर्टिंग पीरियड पे, कोई कंडीशन नहीं है. देयरफॉर इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. अब नाउ यहाँ पे हमें बताया गया कि एंटायर प्लांट वाज डैमेज्ड, तो पूरा प्लांट ही डैमेज हो गया. तो इफ कंपनी कंसिडर दैट दिस डैमेज इज अ मटीरियल, तो इसके हमें डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे ताकि यूजर्स को पता चल सके कि हमारा एक प्लांट डैमेज हुआ. ये डिस्क्लोजर्स हम देंगे 31 मार्च 2001 वाले एफएस में. ठीक है. अब दूसरा, ये तो हो गया हमारा एक आंसर की नॉन एडजस्टिंग है. अब दूसरा कंपनी को चेक करना है कि ये जो प्लांट है, अब हो सकता है कंपनी के पास सिर्फ एक ही प्लांट हो, या हो सकता है बहुत सारे प्लांट्स हो. अब एक ही प्लांट हो तो पूरा प्लांट ही जल के खत्म हो गया, यानी कि गोइंग कंसर्न इसकी पिट गई, ये इसके बाद काम कैसे करेगा. और बहुत सारे प्लांट है, उसमें से एक आधा प्लांट जल गया तो गोइंग कंसर्न तो चल रहा है इसका. तो ये कंपनी को असेस करना पड़ेगा वेदर द गोइंग कंसर्न इज preparation of FS as per going concern is valid or not, is appropriate or not. ठीक है. whether there is a material uncertainty relating to going concern. अगर yes कि गोइंग कंसर्न अब नहीं बना सकते, गोइंग कंसर्न की इवेंट नहीं है कि कंपनी का पूरा काम ही खत्म हो गया, तो जो एफएस है ये एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा. और 31 मार्च 2001 यानी 2000 एंड 2001 की जो एफएस है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और ये गोइंग कंसर्न की बेसिस पे नहीं बन सकते, तो ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा. अब इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, लेट्स सी. इन द इंस्टेंट केस, सिंस फायर टुक प्लेस आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जो हमें पता है. However, in accordance with this, disclosures regarding material non-existing event should be made in FS. इसका नेचर बताना है और एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इफेक्ट बताना है. ये तो हो गया पहला आंसर. Now, with regard to going concern basis followed for preparation of FS, the company needs to determine करे whether it is appropriate to prepare FS on going concern basis, since there is only one plant which has been damaged due to fire. क्योंकि एक ही प्लांट डैमेज हुआ. If the effect of deterioration in operating results and financial position is so pervasive that management determines after reporting period either that it intends to liquidate the entity or cease trading, या एक तो liquidate करेगी या trading cease करेगी, or that it has no realistic alternative to do so, preparation of FS for financial year 2000 and 2001 on going concern assumption may not be appropriate. In that case, FS may have to be prepared on a basis other than going concern. तो ये हमारा बन जाएगा adjusting. However, if the going concern assumption is considered to be appropriate, even after the fire, no adjustment is required in the FS for the year 2001. Going assumption अगर अभी भी considered appropriate है तो हमें नहीं करना. तो एक बार अगर इसको हम रिवाइज करें तो क्या है, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद फायर लगती है, अर्थक्वेक होता है, कोई भी डैमेज होता है, वो सबसे पहले तो हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे. उसका डिस्क्लोजर दे सकते हैं अगर वो मटेरियल है. नाउ अगर वो फायर या डैमेज या जो भी हुआ है वो इतना सीवियर है कि अपना गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट एप्रोप्रिएट, वो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. वो एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा. उसमें क्या करेंगे, हमारी एफएस को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयर्ड बेसिस अदर देन गोइंग कंसर्न भी हमें बनाना पड़ेगा अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है. बट अगर वो उस डैमेज के बाद भी अप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न बेसिस इज कंसिडर अप्रोप्रिएट,
तो हमें एफएस में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 10, क्या कहते हैं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है 15 जुलाई को 2001-2 के ईयर के लिए 15 जुलाई 2002 को दिए, यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एज वेल एज Q1 एंडिंग 30 जून आर बेटर देन एक्सपेक्टेड। द एफएस ऑफ द कंपनी आर अप्रूव्ड ऑन 20th of July 2002, यानी 5 दिन बाद हमने अप्रूव करे हैं, तो अप्रूवल से पहले ही हमने दे दिया। तो इट इज़ एन इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2002। विल द डिविडेंड बी अकाउंटेड फॉर इन द एफएस फॉर 2002-3 या 2001-2? तो सबसे पहली बात, डिविडेंड को हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं, एक स्पेशल पॉइंट है ये, डिविडेंड हमेशा नॉन एडजस्टिंग है। डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड 2002-3 में डिक्लेयर करा था। Therefore, the obligation towards dividend did not exist at the end of reporting period. हम मानने की एग्जिस्ट नहीं करते। Therefore, it will be accounted for in the year 2002-3 and not in 2001-2, even if financial statement for 2001-2 were approved after the declaration of dividend. It will however be disclosed. Disclosure हम दे देंगे। ओके, तो डिविडेंड के केस में याद रखना है नॉन एडजस्टिंग माना जाएगा। Illustration 11. What would be the treatment for dividends declared to redeemable preference shareholders after the reporting period, but before the FS are approved for issue for the year 2001-2? Whether Ind AS 10 prescribes any accounting treatment for such dividends? क्या कहता है ये, पढ़ लेते हैं फटाफट यहीं से। Ind AS 10 prescribes accounting treatment for dividends declared to holders of equity instruments. If an entity declared dividend to holders of equity instrument after reporting period, the entity shall not recognize this dividend as a liability at the end of reporting period. ये वही बता रहे हैं कि अभी तक हमें पता है कि डिविडेंड को हम नॉन एडजस्टिंग मानते हैं, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे रिपोर्टिंग पीरियड पे, तो एडजस्ट नहीं करेंगे। However, Ind AS 10 does not prescribe accounting for dividend declared to redeemable preference shares के बारे में कुछ नहीं कहता। तो इसमें Ind AS 32 का हम क्या कहता है ये, a preference share that provides for mandatory redemption by issuer for a fixed or determinable amount at a fixed or determinable future date, or gives the holder the right to require the issuer to redeem the instrument at or after a particular date or a fixed determinable amount, is a financial liability. अभी तक हमें ये बताया कि ये जो हमारा redeemable है ये financial liability है। Thus, dividend payment to such preference shares are recognized as an expense in the same way as an interest or bond, since interest will be charged on a time basis. The requirement of Ind AS 10 regarding the date of declaration of dividend is not relevant for this recognition. तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था ये, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसमें कोई लेना देना नहीं हमारे Ind AS 10 का, ये कहता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट की तरफ ट्रीट होगा, लाइबिलिटी है ये। तो इसके साथ हमारे इलस्ट्रेशंस खत्म होते हैं इस चैप्टर के। फटाफट देखते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। Question number 1. The AGM of ABC Limited for the year ended 31 March was held on 10th of July and board meeting has been conducted on 15th of May. Meanwhile, the company had to disclose certain financial information pertaining to the year ended 31 March 2002 to SEBI as per regulations on 20th of April 2002. Since certain financial information pertaining to the year ended 31 March is submitted to SEBI before approval of FS by board, the management is suggesting that 20th April shall be considered as after reporting period, as after the reporting period, whether management view is correct or not in accordance with Ind AS 10. तो क्या कह रहा है, एक 31 मार्च का हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है और 10 जुलाई को बोर्ड मीटिंग हुई है, नहीं 10th ऑफ जुलाई को एजीएम हुई है, बोर्ड मीटिंग हुई है अपनी 15th में, दिस इज 15th ऑफ मे। अब 20 अप्रैल को, यानी मार्च के बाद यहाँ पे कहीं पे 20 अप्रैल को सेबी को हमने कोई डिटेल्स इशू कर दी, और मई के बाद जून जुलाई 10 जुलाई को हमारी हो गई एजीएम। अब कह रहे हैं कि कंपनी कह रही है कि 20 अप्रैल को हमने कोई डेटा हमने सेबी को दे दिया, यानी पब्लिश हो गया एक तरीके से, तो इस दिन मान लो कि हमने अप्रूव कर दिया एफएस। बस एज पर Ind AS 10, चाहे आंधी है चाहे तूफान है, जिस दिन बोर्ड ने अप्रूव करा है उसी दिन को मानेंगे हम, उसी पीरियड को मानेंगे हम इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, बीच में हम कुछ नहीं लेंगे, जिस दिन हम पे अप्रूव करा है। तो 15 जुलाई को हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई है, इसी दिन हम मान लेंगे कि अप्रूव हुई है, तो जब बोर्ड ने अप्रूव करी तभी हमारा रिपोर्टिंग पीरियड मानेगा, उससे पहले या उसके बाद में कुछ नहीं।
भले ही सेबी को दी हो चाहे जिस मर्जी को दी हो, चाहे मोदी को लाके दे दी हो, कोई लेना देना नहीं। तो क्या कहता है आंसर इसका, फटाफट देखते हैं। एज पर अंडरस्टैंड इवन इफ पार्शियल इन्फॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड, पार्शियल इन्फॉर्मेशन दे दियो कोई बात नहीं, reporting period will be considered as the period between the end of reporting period and the date of approval of FS. End of reporting period and the date of approval of FS यही माना जाएगा और कुछ नहीं। In the above case FS for the year 2001 अप्रूव हुई 15 मई को, therefore the purpose of Ind AS 10 reporting period would be period between 31 मार्च से लेके 15 मई तक, और कोई नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन 2 क्या कहते हैं, एबीसी लिमिटेड एक लीगल सूट पे है जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ। द कंपनी का कोर्ट ऑर्डर आया इन इट्स फेवर ऑन 15th of April which resulted in reducing the liability as on 31 मार्च 2002। एफएस वर अप्रूव्ड ऑन 15th of May, यानी अप्रूव हुए 15 मई को, अप्रैल में आ गया हमारा रिजल्ट, तो ये बिफोर अप्रूवल है एंड आफ्टर एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ये हमारा बन जाएगा एडजस्टिंग इवेंट। नाउ द मैनेजमेंट हैज नॉट कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मैनेजमेंट ने नहीं लिया, क्यों भाई, एज द इवेंट इज फेवरेबल। The company's view is that favorable events after reporting period should not be considered as it would hamper the realization concept of accounting. Comment on the company's view in the light of Ind AS 10। क्या बेकार वाली बातें कर रही है। हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी, जो हमारी थ्योरी नोट्स थे उसमें हमने देखा था that events after reporting period are those events favorable unfavorable, लिखा हुआ था उसमें। तो इसका मतलब क्या है, फेवरेबल यानी जो प्रॉफिटेबल है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो इस केस में प्रॉफिट ही हुआ है, हमें क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, एक तरीके से प्रॉफिट बढ़ा। तो क्या कहता है, एज पर Ind AS 10 इवन फेवरेबल इवेंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वेदर अ कंडीशन एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड देयर इज एविडेंस फॉर द सेम। कंडीशन होनी चाहिए बस, अब कंडीशन थी क्योंकि कोर्ट केस चल रहा था, अब चाहे फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, लेना है भले जो मर्जी करे मैनेजमेंट। क्या कहता है क्वेश्चन 3, एबीसी लिमिटेड ट्रेड्स इन लैपटॉप। 31 मार्च को कंपनी के पास 50 लैपटॉप पड़े हैं विच पर परचेज 45,000 रुपीज़ का, कंपनी ने सेम प्राइस कंसिडर करा है। 15 अप्रैल को एडवांस वर्जन आने की वजह से लैपटॉप का प्राइस कम हो गया, therefore the price of the current laptop goes down to 35,000। 45 की चीज़ 35 पे हो गई। The FS for 2001-2 were approved by board of directors on 15th of May 2002। तो 15 मई को अप्रूव हुए है, 15 अप्रैल को हमारा हो गया है वैल्यू इसकी कम, यानी बिफोर अप्रूविंग एंड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये हमारा बन जाएगा एडजस्टिंग इवेंट। अब कंपनी क्या कहती है, डज नॉट वांट टू वैल्यू द स्टॉक ऑफ 35,000 लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्योंकि उसको लगता है to make the sale as the event of reduction in selling price took place after 31 March and the reduced prices were not applicable as on 31 March। Comment on the company's view। अब देखो इन्वेंट्री के केस में हमने पहले ही सीखा था, अगर चेंज इन सेल प्राइस होता है और चेंज इन सेल प्राइस होता है तो इसको हम एडजस्ट मानते हैं, अगर ये एफएस के अप्रूव होने से पहले हमें पता चल जाए तो, बस सिंपल कहानी, जो मर्जी। तो आंसर भी ये कहता है, एज पर Ind AS 10 डिक्रीज इन नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड शुड नॉर्मली बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट, इसको हम कंसिडर करते हैं, कोई दो राय नहीं, इंडियस ने बोला तो बोला करने का। क्वेश्चन नंबर 4, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Xpel Limited took a large-size civil construction contract for a public sector undertaking valued 200 crores. Execution started in 2001 and 2 and continued in next financial year also. During execution work on 29th of May 2002, company found while raising the foundation work that it had met a rocky surface and the cost of contract would go up by an extra 50 crores, but it is not recoverable from the contractee, से हमें नहीं मिलेगा ये 50 करोड़ as per the terms of the contract. The company's financial year ended 31st March 2002 and the FS were considered to be approved on 15th of June. How will you treat the above in the FS for the year ended 31 मार्च 2002? तो 31 मार्च 2 को FS हमारे बने, हमें रॉकी सर्विस मिला ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन 29 मई को और FS अप्रूव हो रहे हैं 15 जून को, यानी एफएस अप्रूव होने से पहले और रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, और इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी क्योंकि हमारा काम शुरू हो चुका है 2001-2 को, भले ही हमें पता बाद में चला वहाँ पे रॉकी सरफेस है, बट था तो वो पहले से ही, मतलब कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी। अब कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, भले हमें पता हो ना पता हो, कोई लेना देना नहीं, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, इसको एडजस्ट करेंगे। तो क्या कहता है, इन द इंस्टेंट केस एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क स्टार्टेड ड्यूरिंग 2001-2 एंड द रॉकी सरफेस वाज देयर एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, वो वहीं पे था, दो एग्जिस्टेंस is confirmed after the reporting period, as a result of which it became evident that the cost may be escalated by 50।
In accordance with the definition, since rocky surface was there, the condition was existing at the end of reporting period, therefore ये adjusting event है और उसको adjust करेंगे, बात ही खत्म। हमें देखना है कि conditions है या नहीं, ठीक है। कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं, बस इतना ही चेक करना है और कोई सी बीच में नहीं पड़ना कि पता था नहीं पता था, क्या हुआ बाद में पता चला। काम शुरू हुआ था, रॉकी सरफेस वहीं पे था, भले ही हमें बाद में पता चला कि वहां पे कुछ गड़बड़ है और उसकी वजह से 50 करोड़ और लगेंगे, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। क्वेश्चन नंबर 5, A Limited was required to pay a penalty for breach in the performance of a contract. A Limited believed that the penalty was payable at a lower amount than the amount demanded by the other party. A Limited created provision for the penalty but also approached the arbitrator with the submission that the case may be dismissed with cost कि खर्चा लेके बात रफा दफा करो। A Limited prepared the FS for the year 2001-2 which were approved in May 2002. ये हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है और रिपोर्टिंग पीरियड से पहले ही आर्बिट्रेटर पे चला गया। ये हमें कैसे पता चला? आर्बिट्रेटर के पास गया, इसके बाद हमें बताया कि ए लिमिटेड ने प्रिपेयर करा है एफएस फॉर 2001 एंड 2 और ये जाके अप्रूव हुए हैं मई मंथ में। आर्बिट्रेटर का फैसला आ गया अप्रैल में। इसने कहा कि अवॉर्डेड द केस इन फेवर ऑफ ए लिमिटेड। एज अ रिजल्ट ऑफ द अवॉर्ड आर्बिट्रेटर द प्रोविजन अर्लियर मेड बाय ए लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस। उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि अब पेनल्टी कम देनी पड़ेगी। ये हमें पता चला अप्रैल में। The arbitrator also decided that cost of the case should be borne by other party. Now, whether A Limited is required to remeasure its provision and what would be the accounting treatment of the cost that will be recovered by A Limited, which has already been charged to statement of P&L as an expense for year 2001-2. अब इसमें दो चीज़ों पे बात हो रही है। एक तो A Limited ने केस करा था कि जो उसकी पेनल्टी है वो उसे कम देनी है, उसको लगता है, ठीक है। तो इसके लिए तो आर्बिट्रेटर ने कहा कि हाँ ठीक है, सही कह रही है, तो कम देनी है। अब ये हमें कब पता चला? अप्रैल में पता चला, मई में हमारे अप्रूव हुआ है, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। तो इसका हमारा प्रोविजन यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे 31 मार्च 2002 को। ओके, अब दूसरा एक था, आर्बिट्रेटर ने एक और फैसला दिया कि जो केस का खर्चा है वो भी अदर पार्टी देगी ए लिमिटेड को। अब इसके लिए तो कुछ था ही नहीं, इसके लिए थोड़ा ना केस करा था ए लिमिटेड ने, तो इसकी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी हमारे रिपोर्टिंग पीरियड पे। तो ये एक तरीके से जो भी इसको ये अवार्ड मिला है, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट मिली है, ये इसका एक कंटिजेंट एसिड होगा। तो इसको कंटिजेंट एसिड की तरह रिकॉर्ड करेगा कब? 2001-2 में नहीं, इस साल में नहीं, 2002-3 में। तो बेसिकली दिस इज नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि इसकी कोई कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। इट इज़ अ कंटिजेंट एसिड जो 2002 एंड 3 में रिकॉर्ड होगा, 2001-2 में नहीं होगा। 1-2 में सिर्फ अपना जो प्रोविजन है उसकी अमाउंट रिकॉर्ड होगी, क्योंकि कॉस्ट के लिए केस नहीं करा था हमने। केस क्या करा था कि हमें लगता है कि अमाउंट डिमांडेड बाय द अदर पार्टी, लोअर अमाउंट हमें देनी पड़ेगी उसे। लेट्स सी, in the instant case, A Limited approached the arbitrator before the end of reporting period, who decided the award after the end of reporting period but before approval of FS. A Limited arbitrator के पास गया रिपोर्टिंग पीरियड से पहले, अवार्ड मिला रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, बट FS के अप्रूव होने से पहले। Now, accordingly, the conditions were existing at the end of reporting date because A Limited had approached the arbitrator before the end of reporting period, whose outcome has been confirmed by the award. Therefore, it is an adjusting event. Accordingly, measurement कर देंगे इसको as far, क्या कहते हैं, provision is required to be adjusted for the event occurring after the reporting period. As far as the recovery of cost of by E Limited from the other party is concerned, this right to recover was a contingent asset as at the end of reporting period. ये एक हमारा contingent asset है। ये इंडेक्स 37 की थोड़ा सा है कि क्या होता है कंटिजेंट एसेट, उसके बारे में कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे हम कहेंगे अ कंटिजेंट एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन एफएस of the period in which the realization of asset and the related income becomes virtually certain. In the instant case, recovery of cost became certain when the arbitrator decided the award during the year 2002-3. Accordingly, recovery should be recognized in the year 2002-3 में ही रिकॉर्ड करेंगे कंटिजेंट एसेट को। तो अच्छा क्वेश्चन है। इससे बस इतना है कि दो चीज़ें थी, एक तो हमारा केस से रिलेटेड था, एक हमें केस से एक्स्ट्रा मिल गया। एक्स्ट्रा क्या मिला? आर्बिट्रेटर ने कहा कि कॉस्ट भी तुम्हें मिल जाएगी, हम
दूसरी पार्टी से कॉस्ट का खर्चा भी दूसरी पार्टी बॉर्न करेगी, तो वो हमारे एक तरह से कंटिजेंट एसेट होगी। अभी तो हमने P&L में डाल दी, बट नेक्स्ट ईयर कंटिजेंट एसेट बना के जब हमें मिलेगी उसको हम इनकम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कुछ हद तक ऊपर जैसा ही है कंटिजेंट एसेट वाला। क्या कहता है ये? A company manufacturing and supplying process control equipment is entitled to duty drawback if it exceeds turnover above a specified limit। यानी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा अगर उसकी टर्नओवर इंक्रीज होती है किसी लिमिट से। To claim the drawback, the company needs to file an application within 15 days of meeting the specified turnover. If the application is not filed within stipulated time, डिपार्टमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे वो दे या ना दे अपना क्रेडिट। अब 2001-2 के लिए कंपनी ने एक्सीड कर दी अपनी लिमिट बाय द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, बट एप्लीकेशन फाइल करी 20 अप्रैल को, विच इज आफ्टर 15 डेज, यानी 15 दिन के बाद करी। तो अब हमें नहीं पता कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हमारा डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। ड्यूटी ड्रॉबैक हैज बीन क्रेडिटेड बाय डिपार्टमेंट 28 जून। 28 जून को दे दिया डिपार्टमेंट ने, अच्छा डिपार्टमेंट निकला उसने दे दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी अप्रूव हुई 26 ऑफ जुलाई को। whether ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट शुड बी क्रिएटेड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। देखो, जो रिपोर्टिंग पीरियड था उसके विद इन 15 डेज हमें क्या कहते हैं बता देना चाहिए था, बट हमने बताया है 20th ऑफ अप्रैल को, जो विद इन 15 डेज नहीं है। तो ये हमारा डिस्क्रिशनरी पावर आ गई डिपार्टमेंट के पास, हमें ड्यूटी ड्रॉबैक दे या ना दे। एफएस अप्रूव हुई है अपनी 26 जुलाई को, बट बीच में जून में 28 जून को हमें ड्रॉबैक मिल गया। अब देखो, जो टर्नओवर है वो तो रिपोर्टिंग पीरियड को रिलेट करती है। अब ये अगर विद इन 15 डेज फाइल कर देता तो ये एडजस्टिंग इवेंट होता, क्योंकि इसकी कंडीशंस मेट हो गई थी कि हमें पक्का है कि ये मिलेगा। बट नाउ इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर, इसकी कंडीशंस अब एग्जिस्ट नहीं करती रिपोर्टिंग पीरियड में, तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं कहलाएगा, ये अब एक कंटिजेंट एसेट बन जाएगा। ठीक है, जो हम रिकॉर्ड करेंगे जिस साल में हमें कंटिजेंट एसेट की सर्टेनिटी मिलेगी। तो अगर ये 28 जून 2002 में मिला है तो 2002-3 की एफएस में ही रिकॉर्ड करेंगे, इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। लेट्स सी। In the instant case, condition of exceeding the specified turnover was met at the end of reporting period, met हो गई थी। कंपनी entitled भी थी ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए, but application was been filed after the time. Therefore, credit of duty drawback is discretionary. Accordingly, duty drawback credit is a contingent asset at the end of the reporting period, which may be realized if the department credits the same. अगर वो क्रेडिट करेगा तो रियलाइज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, एज पर पैरा इंडेस 37 के हिसाब से क्या कहता है, कंटिजेंट एसेट्स आर असेस्ड कंटिन्यूअली टू इंश्योर दैट डेवलपमेंट्स आर एप्रोप्रिएट reflected in the financial statement. If it has become virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, asset and the related income are recognized in the FS of the period in which the change occurs. If an inflow of economic benefit has become probable, an entity discloses the contingent asset. ये इंडेक्स 37 का नॉलेज यहाँ पे झाड़ रखा है। फिर कहते हैं, in accordance with above, the duty drawback credit which was contingent asset for the financial year 2001-2 should be recognized as asset and related income should be recognized in the reporting period in which the change occurs. That is the period in which the realization becomes virtually certain, यानी कि 2002-3 में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। बस छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसको अपने वर्ड्स में लिख दो, खत्म कहानी। क्वेश्चन 7 क्या कहते हैं, XYZ sells goods to its customer with a promise to give a discount of 5% on the list price of the goods provided that the payments are received from customer within 15 days। यानी अगर कस्टमर हमें 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा तो 5% का डिस्काउंट देने का वादा करता है वो। XYZ Limited sold goods for 5 लाख रुपीज ड्यूरिंग द पीरियड 17 मार्च से 31 मार्च के बीच में, एंड ABC Limited पेड द ड्यूज बाय 15th ऑफ अप्रैल विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स मेड बिटवीन 17 से 31 मार्च। 15 दिन के अंदर उसने दे भी दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड फॉर इशू बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन 31st ऑफ May। स्टेट वेदर डिस्काउंट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द सेल्स एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। इसको एडजस्ट करेंगे, रीजन मीन ये हमारा इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हुआ है बट बिफोर अप्रूवल ऑफ एफएस, क्योंकि ये हमारा हमने इसको पेमेंट कर दिया 15 अप्रैल को, एफएस हो रही है 31 मई को, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट्स को एडजस्ट करेंगे। क्या कहते हैं सोल्यूशन, सबसे पहले 115 रेवेन्यू के बारे में बात करेगा। इफ द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ वेरिएबल अमाउंट, यानी कि जो 5% का वेरिएबल डिस्काउंट था, एंड एंटिटी शैल एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन to which the entity will be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer. Now in the instant case,
the condition that the sales have been made exists at the end of reporting period and the receipt of payment of 15 days time after the end of reporting period and before the approval of FS confirms that the discount is to be provided on those sales. सेल हमने रिपोर्टिंग पीरियड से पहले करी है तो कंडीशंस भी मेट हो रही है, therefore ये एडजस्टिंग इवेंट है. Accordingly, XYZ should adjust the sales with respect to 5% of discount. एडजस्ट करना पड़ेगा उसे. क्वेश्चन 8 क्या कहते हैं, whether the fraud related to 2001-2 discovered after the end of reporting period but before the date of approval of FS for 2003-4 is an adjusting event. क्या कह रहे हैं, फ्रॉड रिलेट करता था 2001-2 का, इसके बाद ईयर 2002 एंड 3 भी बीत गया, फिर आया 2003-4, बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस फॉर 2003-4 इज एन एडजस्टिंग इवेंट. 2003-4 के अप्रूवल होने से पहले हमें पता चला ये, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? लेट्स सी क्या कहते हैं सॉल्यूशन. इन द इंस्टेंट केस fraud is discovered after the end of reporting period of year 2003 and 2004. जो 2003-4 है इसके बाद पता चला, but before approval. Since the fraud took place before the end of reporting period, the condition was existing which was being confirmed by the detection of the same after the end of reporting period but before the approval of financial statement. Therefore, it is an adjusting event. क्या कहता है, भले ही फ्रॉड पिछले किसी सालों का था, वो अब जाके मिला है, भले ही 2 साल पहले था, 20 साल पहले था, 50 साल पहले था, इसकी कंडीशन तो हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, भले ही कंपनी को पता नहीं था. याद है वो रॉक वाला क्वेश्चन जिसमें रॉक हमें बाद में पता चला, बट रॉक तो हमेशा से अपनी जगह पे था, तो फ्रॉड तो हमेशा से था, भले ही पता अब चला. बट अब जब पता चला है, हमें एफएस के अप्रूव होने से पहले पता चला, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद पता चला, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट देंगे. ठीक है, तो ये कहते हैं स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड दैट शोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इज एन एडजस्टिंग इवेंट. Such a discovery of fraud should be accounted for in accordance with this if it meets the definition of prior period error. तो ये अपना एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक्स लिमिटेड वाज हैविंग इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अनदर कंपनी एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, यानी 31 मार्च से पहले, 31 मार्च के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड but before the approval of FS, it has been found that value of investment was fraudulently inflated by committing a computation error. यानी फ्रॉड हुआ. Whether such event should be adjusted in the FS? Of course इसको एडजस्ट करेंगे. 31 मार्च तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी और अप्रूव होने से पहले हमें पता चला कि फ्रॉड था, तो फ्रॉड तो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, कंडीशन भी एग्जिस्ट करी, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे. क्या कहता है, सिंस इट हैज बीन डिटेक्टेड दैट अ फ्रॉड हैज बीन मेड कमिटिंग बाय एन इंटेंशनल एरर and as a result of the same, FS present an incorrect picture which has been detected after the end of reporting period but before approval of FS, same adjusting event बन जाएगा क्योंकि कंडीशन इसकी एग्जिस्ट करती थी, फ्रॉड हमेशा से था. अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड फॉर fraudulent error in computation of the value of investment. इसको एडजस्ट करेंगे, बात खत्म. क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स सी. ABC Limited received a demand notice on 15th of June for an additional amount of 28 lakh rupees from Excise Department on account of higher excise duty levied by the Excise Department compared to the rate at which the company was creating provision and depositing the same in respect of transactions related to the financial year 2001 and 2. तो रिपोर्टिंग पीरियड हमारा बन जाएगा 31 ऑफ मार्च 2002 का रिपोर्टिंग पीरियड है. रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हमें 15 जून को हमें एक डिमांड मिली है एक्साइज डिपार्टमेंट से. एफएस अप्रूव हुए हमारे 10th ऑफ अगस्त 2002 से 2 को. तो एफएस अप्रूव होने से पहले ही हमें एक इवेंट मिल गया हमें, तो ये हमारा एक इट इज एन इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड. In July 2002, the company appealed against the demand of 28 lakh and the company has expected that the demand would be settled at 15 lakh only. तो जुलाई में कंपनी ने अपील भी कर दी उस डिमांड के खिलाफ और ये भी हमारा एफएस अप्रूव होने से पहले हुआ है, तो इट इज ऑल्सो एन इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड. क्योंकि इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड क्या होते हैं, अपने रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, बट टिल द डेट एफएस हैव बीन अप्रूव्ड. शो द अबव इवेंट, क्या कहते हैं, शो हाउ द अबव इवेंट विल बी हैव अ बियरिंग ऑन एफएस फॉर द ईयर 2001-2. क्या इफेक्ट आएगा इसका, whether these are adjusting or non adjusting events, explain the treatment accordingly. तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है. रीजन मीन इवेंट्स तो है, ये सबसे पहली बात, ये इवेंट्स है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड. नाउ इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट. रीजन मीन जो एक्साइज हमारा यहाँ पे नोटिस आया है ऑन 15th ऑफ जून, ये कब के लिए आया है, 2001-2002 के लिए. जो भी हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है उस पर एक्साइज लगता है. तो मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे 2001-2 में हुआ है, तो इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी क्योंकि गुड्स मैन्युफैक्चर हो चुकी है.
भले ही डिमांड उसकी बाद में आई है, क्योंकि अगर वो रॉक वाला हमें एग्जांपल याद है, रॉक वाला क्वेश्चन, रॉक तो हमेशा से वहां पे था, भले कंपनी को पता है नहीं पता, तो डिमांड तो हमेशा से एक साइज के हिसाब से 28 लाख बनती थी, भले कंपनी को इस डेट पे रिपोर्टिंग पीरियड में पता था नहीं पता था गुड्स मैन्युफैक्चर हो चुके हैं इस पीरियड में तो इसलिए इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अब कंपनी क्या शो करेगी, या 28 लाख की या 15 लाख की, कौन सी अमाउंट को शो करेगी? तो एज पर इंड 37 प्रोविजन हमें बनाना होता है अपने बेस्ट एक एस्टिमेट का, तो हम 15 लाख का हमारा एस्टिमेट है, हम 15 लाख का ही प्रोविजन बनाएंगे। लेट्स सी एज पर आईसीएस सॉल्यूशन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले हमने बताया इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स फेवरेबल या अनफेवरेबल हो सकते हैं बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन एफएस आर अप्रूव्ड by BOD in case of company or corresponding, और there are two types of events existing and non-existing event. Existing होते हैं those provide evidence of condition existing at the end and non-existing indicative of condition। ये पूरी थ्योरी हमें पता है, तो यहाँ तक तो सिर्फ हमने वो थ्योरी लिखनी है। इसके बाद मेन जो आंसर है इसका वो क्या कहता है, इन द इंस्टेंट केस, मतलब इन द गिवन केस, द डिमांड नोटिस हैज बीन रिसीव्ड ऑन 15 जून व्हिच इज बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस, देयरफॉर इट इज एन इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। समझाओ कि वो अपना इवेंट है कि नहीं, तभी तो वो इंडेक्स 10 के अंदर आएगा। अगर ये इवेंट ही नहीं है तो इंडेक्स 10 अप्लाई नहीं होगा। नाउ दिस डिमांड इज फॉर एडिशनल अमाउंट हैज बीन रेज्ड बिकॉज ऑफ हायर एक्साइज रेट levied by department in respect of goods already manufactured, goods manufacture हो चुकी है during reporting period, accordingly the condition exist करती है as the goods have been manufactured during the reporting period on which additional excise have been levied and this event has been confirmed by the receipt of demand, therefore it is an existing event, क्योंकि condition exist करती थी। अब condition exist ना करती होती तो non existing बन जाता। Now in accordance with Ind AS 37 company should make a provision in the FS at its best estimate at the expenditure of 15 लाख का estimate बनाए। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थोड़े से अगर एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है एक बार मैं देख लेता हूँ, वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी दिस एग्जांपल 7, और इससे पहले ये पैरा हम रीड करते हैं। ये एक तरीके से कार्व आउट है अपने इंडियस का। क्या कहते हैं ये, when there is a breach of material provision of a long term loan arrangement on or before the end of reporting period, यानी जो रिपोर्टिंग पीरियड है यहाँ पे हमारा एक लोन था और इसकी एक मटेरियल प्रोविजन हमारा ब्रीच हो गया, विद द इफेक्ट दैट द लायबिलिटी बिकम्स पेबल ऑन डिमांड। तो इस वजह से जो हमारी लायबिलिटी लेट से 10 साल बाद देनी थी हमें, वो यहीं पे अभी पेबल ऑन डिमांड बन गई। द एग्रीमेंट बाय द लेंडर बिफोर द अप्रूवल ऑफ एफएस फॉर इशू, हुआ क्या, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट हो गया लेंडर के साथ बिफोर द इशू, एफएस इशू होने से पहले, कि नॉट टू डिमांड पेमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच शैल बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कोई मटेरियल प्रोविजन ब्रीच हो गया, उससे हमारी लायबिलिटी बन गई पेबल ऑन डिमांड। यहाँ पे हमने एक एग्रीमेंट कर लिया अपने लेंडर के साथ कि वो भी पैसे ना मांगे, और एफएस अप्रूव होने से पहले कर लिया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। अब नॉर्मली देखा जाए तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। रीजन मीन क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे हमारी ये लायबिलिटी क्लासीफाई हो जाएगी एज अ करेंट लायबिलिटी, क्योंकि पेबल ऑन डिमांड हो गया। ठीक है, बात खत्म। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके बारे में तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं था रिपोर्टिंग पीरियड में कि एग्रीमेंट होगा, उसके बाद हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस एग्रीमेंट की वजह से क्या होगा कि अब वो कह रहे हैं लेंडर कि अब नहीं मांगेगा पेमेंट, तो ये वापस हम इसको नॉन करेंट लायबिलिटी क्लासीफाई कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कार्व आउट है। बाकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसमें ये ट्रीटमेंट नहीं होती, उसको एडजस्टिंग नहीं मानते। इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, लेट्स सी एबीसी लिमिटेड ऑर्डर टू रेज फंड्स प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स, इसने रेज करे 1 जनवरी 2001 को, इशू टू पीक्यूआर लिमिटेड। एज पर द ओरिजिनल टर्म्स डिबेंचर्स आर टू रिडीम 31 मार्च 9 को रिडीम होंगे। वन ऑफ द कंडीशन, ये कंडीशन दे दी कि डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड नहीं करना चाहिए 2:1 से। इफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, राइट टू डिमांड इमीडिएटली पेबल ऑन डिमांड बन जाएगा। ठीक है, 31 मार्च 6 को, यानी 31 मार्च 9 को तो अपना रिडीम होंगे, यानी 6, 7, 8, 9, 3-4 साल पहले डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड, देयरफॉर द पीक्यूआर लिमिटेड डिसाइड टू रिटर्न द डिबेंचर्स, एक्सीड कर गए। तो 31 मार्च 6 को इस लायबिलिटी को हमने क्या करा, करंट बना दिया। द लायबिलिटी which was originally long term liability becomes a current liability since it is now a liability on demand. However, ABC Limited एंटर कर देता है एग्रीमेंट 15 अप्रैल 2006 को दैट हम नहीं मांगेंगे पैसा। एफएस अप्रूव हुए अपने 30 अप्रैल को, यानी एफएस अप्रूव होने से पहले हो गए। तो क्या कहते हैं, इन द गिवन केस एग्रीमेंट विद पीकेआर विल नॉट डिमांड मनी इमीडिएटली इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट इवन दो इट इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट नॉट अफेक्टिंग द कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट, क्योंकि बैलेंस शीट डेट में हमें इस एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था
जो था ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, करंट लायबिलिटी बन गई तो बन गई। येट बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक प्रोविजन, एक स्पेसिफिक प्रोविजन है इंडियस 10 में, इट हैज टू बी गिवन इन इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इफेक्ट देना होगा 2005-6 में ही देंगे। अकॉर्डिंगली दो एज पर द ओरिजिनल टर्म्स द लायबिलिटी वुड हैव अदरवाइज रिक्लासिफाइड एज करंट एज ऑन 31 मार्च 6 बाय गिविंग इफेक्ट ऑफ दी दिस, क्या कहते हैं, इट वुड कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटी 31 मार्च 6 को। इन अदर वर्ड्स रिक्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स एज करंट लायबिलिटी विल बी एडजस्टेड वंस अगेन क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटी बना देंगे। तो एक इंपॉर्टेंट कार्व आउट है ये इतने हमारे इंडियस में, इसको रीड भी कर लेते हैं। कार्व आउट क्या कहता है, when there is breach of material provision of a long term liability on or before end of reporting period with the effect that liability becomes payable on demand on the reporting date, agreement by the lender before the approval of FS for issue to not demand payment as a consequence of breach shall be considered as an adjusting event। तो इंडियस ने बोला तो हम इसको मानेंगे एडजस्टिंग इवेंट ही है ये, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑन 18 मई मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी अप्रूव्स एफएस फॉर इशू टू इट्स सुपरवाइजरी बोर्ड। मैनेजमेंट ने अप्रूव करी है सुपरवाइजरी बोर्ड को देने के लिए। सुपरवाइजरी बोर्ड इज मेड सोनली फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स एंड मे इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर आउटसाइड इंटरेस्ट। सुपरवाइजरी बोर्ड अप्रूव्स एफएस ऑन 26 मई 2002। सुपरवाइजरी बोर्ड ने भी अप्रूव करके दे दी। द एफएस आर मेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स 1 जून को। शेयर होल्डर्स अप्रूव द एफएस एट द एनुअल जनरल मीटिंग एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देन फाइल्ड विद रेगुलेटरी बॉडी। तो इसमें कितनी बार अप्रूव हुआ है? सबसे पहले एक मैनेजमेंट ने अप्रूव करा, कब करा? 18 मई को। उसके बाद एक सुपरवाइजरी बोर्ड बना रखा है इन्होंने और उसने अप्रूव करे 26 मई को। फिर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करा कब? 1 जून को, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को तो हम लेते नहीं। सुपरवाइजरी बोर्ड हमारा इंडिया का कहता है इन केस ऑफ अ कंपनी अगर बोर्ड ने अप्रूव करे हो या किसी और एंटिटी में कॉरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी ने, तो सुपरवाइजरी बोर्ड भी हम नहीं लेंगे। मैनेजमेंट अपनी मान लेंगे कि ये अप्रूविंग अथॉरिटी है तो इसी ने करी अप्रूव। क्या कहते हैं? एफएस आर अप्रूव फॉर एन इशू ऑन 18 में डेट ऑफ मैनेजमेंट अप्रूवल फॉर इशू ऑफ द सुपरवाइजरी बोर्ड। क्योंकि मैनेजमेंट कौन होती है? डायरेक्टर्स ही मैनेजर्स होते हैं ज्यादातर। मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया है, कोई और हो गया, तो वही होते हैं डायरेक्टर्स। सुपरवाइजरी बोर्ड क्या है? अपना नॉन एग्जीक्यूटिव्स क्या है? मे इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज है, अदर आउटसाइड इंटरेस्ट है, किसी काम के नहीं, एक अलग से कमेटी बना रखी है कि तुम भी देख लो एक बार। तो एफएस आर अप्रूव फॉर इशू 18 मई को ही माना जाएगा जब मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया, और किसी ने भी करे हो उसका कोई लेना देना नहीं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और कुछ नहीं है इसमें। दैट्स इट।